they developed a JavaScript framework, and they used it heavily in developing their product, the JavaScript product. And they developed the framework, they used it, and it's a success. Facebook is a success, everybody knows, right? And later they open sourced the entire technology that they built while developing Facebook, and that is called React.js. So React.js is basically a JavaScript framework for writing front-end program. Now, with me, I have one of our senior developer who is working in React.js. His name is Mr. Pritesh Prasad. So he speaks Hindi actually. So he will be providing the training in Hindi, and I will be there in today's session. But mostly he will be taking through you all the React actually four or five sessions. And after the sessions, you will be provided a sample code, React.js code, structural code actually. You all will be get access to it, and you all have to compile it in your local system. Pritesh will help you out in compiling it, and once you compile it, then you will understand how React applications are being developed. Okay, and during the practical work, you will be assigned some work to work on it. But the base framework, we all will be providing after completing the React development training actually. But that framework program you have to use while doing the practical work, not now. Okay, we want that you all should start from a standard framework, and everybody should have the same framework code actually, and you will be working on top of it. So I am now giving it to Pritesh. So Pritesh, तुम ये स्टार्ट कर सकते हो और अपना स्क्रीन शेयर करके जो भी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। और जो एग्रीकल्चर Okay, का okay. प्रेजेंटेशन था, दैट प्रेजेंटेशन आई विल बी शेयरिंग इन कमिंग डेज एक्चुअली। ठीक है, आई कुड नॉट गेट टाइम, सो आई दैट्स द रीजन आई could not provide that presentation. So that presentation I will be sharing. So, but no, Pritesh, तुम ये कर सकते हो, take over कर सकते Okay, okay. Hello everyone. I presented React. What is React.js today? Basics points of React.js. हो। अच्छा प्रीतेश स्क्रीन है, Uh, ठीक है ठीक। okay. Everyone see my screen? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Uh, what is React.js basically? React.js is open source JavaScript library for developing user interface. User interface क्या होता है कि फ्रंट एंड जो यूजर इंटरेक्ट करते हैं। बैकएंड में तुम्हारा जो भी कैलकुलेशन होता है वो उसे नहीं पता, लेकिन जो फ्रंट एंड होता है वो कैसा दिखता है वो उससे उसे ही यूजर इंटरफेस करते हैं, क्योंकि यूजर जो रहते हैं वो हमारे इंटरफेस करते हैं जो फ्रंट एंड पार्ट रहते हैं उनसे, बैक एंड पार्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। तो रिएक्ट बेसिकली ये फ्रंट एंड पार्ट को डेवलप करने के लिए बनाया गया है जो बैक एंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करता है। ये डेवलप किया गया है फेसबुक से। फेसबुक ने इसे डेवलप किया रिएक्ट जेएस को। इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट सभी को पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है और एचटीएमएल। किसी को नॉलेज है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के बारे में? हाँ या ना, कुछ तो हाँ. बोलो। Yes, ओके। sir. बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ये वो बेसिक है। रिएक्ट जेएस बेस्ड है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पे, प्योर जावास्क्रिप्ट पे। वो बैकएंड में रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई करके हमें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मोर कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस है। जैसे एक पेज है, कोई भी एक पेज है, उसके बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे हेडर पार्ट हुआ, फुटर पार्ट हुआ और उसका कंटेंट पार्ट हुआ। तो ये अगर हमें डेवलप करना है रिएक्ट जैसे, तो हम तीन कंपोनेंट बना लेंगे। जैसे हेडर कंपोनेंट एक अलग कंपोनेंट होगा जिसमें केवल हेडर के इंफॉर्मेशन रहेंगे, और फूटर
फूटर कंपोनेंट में क्या फूटर के इंफॉर्मेशन आएंगे। अगर हेडर कंपोनेंट चेंज होता है तो पूरा पेज को रीलोड करने का जरूरत नहीं है, वो एक पार्ट को ही रीलोड करेगा, जिसके कारण हमारा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है ड्यू टू रिएक्ट जेएस। ठीक है। सेकंड है रिएक्ट जेएस इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है रिएक्ट जेएस का। रिएक्ट जेएस इज द मोस्ट डेवलपिंग फ्रेमवर्क इन द मार्केट, इज 31.3% वर्ल्ड वाइड स्पेशलिस्ट करेंटली यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज फेमस प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे हमारे वेबसाइट इससे बने हुए, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, पेपाल हुआ, ईबे हुआ, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस पे ही बने हुए हैं। तो इसका आर्किटेक्चर बहुत सॉलिड बेस है और ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, जिसके कारण हमारा डेवलपमेंट काफ़ी इजी हो जाता है। हर चीज को ये कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और सब सारे कंपोनेंट को एक साथ जोड़कर एक फ्रंट एंड या एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। इसमें JSX बेस्ड डिजाइन आर्किटेक्चर है, जो होता है जावा स्क्रिप्ट XML। प्रीवियसली अगर कोई जावा स्क्रिप्ट करता होगा तो उसे पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग HTML को कोड को इम्बेड करने के लिए हम लोग क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं। कोई भी जेएस में अगर कोड लिख रहा है, अगर उसे HTML का कोड को इम्प्लीमेंट करना है जावा स्क्रिप्ट के बेस में, तो उसे हमें क्रिएट एलिमेंट करके ही यूज कर सकते थे। लेकिन इन रिएक्ट में तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट डाला गया, जिससे सिंपली जेएस फाइल में तुम सिंपली HTML का डिव या टैग यूज कर सकते हो और वो कंपाइल कर देता है बैकएंड में बीबल कंपाइलर के थ्रू। वो जावा स्क्रिप्ट को HTML कन्वर्ट करके वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। तो ये रिएक्ट काफ़ी इजी है टू लर्न है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है अगर जावा स्क्रिप्ट और HTML का, तो ये काफ़ी इजी टू लर्न है। और इसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी एलिमेंट कंपोनेंट तुम्हें मिल जाएंगे, जो तुम्हें काफ़ी इजी रहेगा डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी ऐप का। ठीक है। इसमें बहुत सारे अवेलेबल कंपोनेंट हैं हमारे गिटहब में, जो तुम यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। रिएक्ट जेएस वर्क कैसे करता है। रिएक्ट जेएस इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। मैंने पहले भी बोला है कि इसमें कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट है इज अ पीस ऑफ यूजर इंटरफेस। वो एक कंपोनेंट जो भी होता है वो एक पीस ऑफ यूजर इंटरफेस, लाइक अ हेडर पार्ट हो गया या फूटर पार्ट हो गया, वो एक पीस है तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन के लिए। ठीक है। और वैसे मल्टीपल इसमें एक रूट कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट को मिलाकर एक हमारा एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनता है। ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो एक क्लास रहता है, उसमें स्टेट रहता है, रेंडर रहता है। रेंडर में तुम्हारा मेनली तुम्हारा फ्रंट एंड का जो भी HTML कोड लिखते हैं वो रेंडर में ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है। स्टेट में तुम्हारा वेरिएबल सब रहता है, जो तुम्हारा फंक्शनैलिटी रहेगा, जो स्टेट चेंज होगा और उसके अनुसार तुम्हारा रेंडर कंपोनेंट में जो भी डेटा है वो डिस्प्ले होगा तुम्हारा वेबसाइट में। ओके। और देखते हैं हम लोग स्टार्ट विथ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के लिए हम लोग को सेटअप करने के लिए ज़्यादा कुछ का जरूरत नहीं पड़ता है। हमें नीड होता है नोड जेएस का। नोड जेएस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। सॉरी प्रीतेश, एक बार ये कर देना, जब करोगे ना प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन कर दिए। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है। ठीक है। स्टार्ट करने के लिए रिएक्ट जेएस के लिए तुम्हें नोड एप्लीकेशन का जरूरत पड़ता है। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है
इसमें हमें केवल एक ही चीज का जरूरत पड़ता है। हम पूरा नोड जेएस का यूज नहीं करते हैं, हम केवल npm का यूज करते हैं, जो है नोड पैकेज मॉड्यूल, जो हमें डेवलप करने में, इंपोर्ट करने में, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने में काम आता है। तो इसमें ये दो वर्जन है अभी, ये स्टेबल वर्जन है, ये करंट वर्जन है, इसमें लेटेस्ट फीचर है, बट ये अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल वर्जन ही हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो इसमें जाओगे तो यहाँ पे डेवलप डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारा, और इससे तुम इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। ये नोड इंस्टॉल हो जाएगा। नोड इंस्टॉल करने के बाद हमें नोड इंस्टॉल होने के बाद हमें केवल ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और npx के थ्रू हम क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम, या माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। और इंटर मारने के बाद वो ऑटोमेटिक एक पैकेज जनरेट करता है, जिसमें तुम्हारा डेवलपमेंट सर्वर रहता है, वेब पैकेज रहता है जो उसको बाइंड करता है सारे तुम्हारे कोड को, और एक बेबल कंपाइलर रहता है जो तुम्हारे रिएक्ट कोड को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट कोड में रन करता है, और वो जो ब्राउजर समझ सके, क्योंकि ब्राउजर को केवल जावास्क्रिप्ट ही कोई समझ पाता है, इसलिए रिएक्ट कोड को वो बेबल कंपाइलर कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और रन एप्लीकेशन करने के लिए रिएक्ट के लिए केवल हम npm स्टार्ट करके इंटर मारते हैं, तो वो तुम्हारा एक लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट सर्वर, जिसमें तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन दिखता है तुम्हारे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट किया है। अगर तुम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, इसमें नोड इंस्टॉल करने के बाद अगर तुम्हें वर्जन चेक करना है तो ये है कोड node/v, इससे तुम्हारा नोड का वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तुम अगर क्रिएट npx हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ npm पैकेज, मतलब रिएक्ट को डाउनलोड करता है, पैकेज बनाता है। तो npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट का नाम जो कुछ भी हो सकता है, बस इसमें कैपिटल केस नहीं डालते हैं और स्पेस नहीं रखते हैं, जैसे फर्स्ट ऐप। ये करके इंटर मारते हैं तो ये तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा पैकेज बनना। जो बंडल रहता है जिसमें जो भी डिपेंडेंसी रहती है रिएक्ट की, वो सारे एक फोल्डर में आ जाती है, जिसके का, और उसमें एक सिंपल एक पेज बना के रहता है जो इस प्रकार रहता है। ये मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पैकेज बन जाता है, ये फोल्डर क्रिएट हुआ है यहाँ से, यहाँ पे वो जो ये चल रहा है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम्हें ये इस फोल्डर में ये सारे चीज आ जाएगी। ये नोड मॉड्यूल है, इसमें सारा डिपेंडेंसी है तुम्हारा, जो ये बीबल कंपाइलर है, पूरा रिएक्ट के लिए जो जो कंपोनेंट का जरूरत है वो सारा कुछ इस नोड मॉड्यूल में है, जो
हमें उतना मतलब नहीं है उससे, वो बैकेट रिएक्ट प्रोग्राम वो संभाल लेता है। पब्लिक फोल्डर में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में रहता है ये फेविकॉन आइकन। फेविकॉन आइकन तुम्हारा अगर सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है यही फेविकॉन आइकन है। तो सबका अलग अलग रहता है, तो ये यहाँ पे कस्टम आइकन तुम भी डाल सकते हो अगर प्रोजेक्ट के अनुसार। ये इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज अगर तुम देखोगे पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स पेज, तो इसमें सिंपल एचटीएमएल का कोड है। ये सिंपल एचटीएमएल है। ये बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट में यहाँ रूट डायरेक्टरी है। यहीं पे तुम्हारा रिएक्ट का सारा एप्लीकेशन इसी फोल्डर के अंदर, मतलब इसी डिव के अंदर आएगा। और ये जनरल मीटा टैग है। और ये फेविकॉन आइकन के लिए वो आइकन का ऐप लिंक है। ये मैनिफेस्ट फाइल का लिंक है। मेन तुम्हारा ये रूट फोल्डर है। इस रूट फोल्डर में ही तुम्हारे सारे एप्लीकेशन रिएक्ट में जो डेवलप करोगे वो इसी फोल्डर के अंदर डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल में तुम्हारा मेनली एप्लीकेशन का जानकारी रहता है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, आइकन कौन सा है, वो सारा स्टार्ट यूआरएल, डिस्प्ले कैसा रहेगा, थीम, कलर, बैकग्राउंड, इसका भी कोई यूज नहीं है वैसा। जब आएगा यूज तो मैं बताऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन रहता है। इसमें सारी डिपेंडेंसी हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की स्टोर होती है। पहले से प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, और ये डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में देखो यहाँ पे लाइब्रेरी जेस डॉम है। डॉम रिएक्ट का एक होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। एक HTML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, एक रिएक्ट का अलग होता है वर्चुअल डॉम जिसको बोलते हैं। रिएक्ट का जो डॉम होता है उसको वर्चुअल डॉम बोलते हैं। जो भी हम चेंजेस करते हैं रिएक्ट में, पहले वर्चुअल डॉम में रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद फिर वो एक्चुअल डॉम में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जो ब्राउजर होता है जो मेनली तुम्हारा। ठीक है, इसमें रिएक्ट का ये डिपेंडेंसी है। हम अभी रिएक्ट का 12.1.4 यूज कर रहे हैं ये टेस्टिंग के लिए, लेकिन टेस्टिंग का जरूरत नहीं है अभी हमें। रिएक्ट का वर्जन 17.2, रिएक्ट डॉम 17.2। ये वर्जन यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसी आएगी थर्ड पार्टी या जो भी, वो सारे तुम्हारे इस पैकेज डॉट जेसन में यूज होती है, दिखाई देगी। उसके बाद तुम्हारा आता है SRC फोल्डर। SRC फोल्डर में तुम्हारा मेन प्रोग्राम रहता है। इसमें सबसे पहले मेन होता है index.js। index.js में तुम्हारा यहाँ पे ये रिएक्ट इंपोर्ट किया गया है। रिएक्ट इंपोर्ट है, रिएक्ट डॉम इंपोर्ट है, और इंडेक्स CSS है। इसका CSS कुछ होगा। CSS इंडेक्स CSS में तुम्हारा इस पेज के लिए CSS बॉडी में जो फ्रंट फैमिली है, जो भी है, तुम यहाँ पे बेसिक CSS डाला हुआ है इंडेक्स JS के लिए। ये है रिएक्ट डॉम रेंडर। अगर तुमको पता है जावास्क्रिप्ट, तो अगर हमको कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाना रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर जैसे लाइक व्यू, इस तरह से हम लोग क्रिएट करते थे। लेकिन रिएक्ट में ये ऑटोमेटिक होता है, तो ये रिएक्ट डॉम उसको हैंडल करता है। ठीक है। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट जो रूट डायरेक्टरी था पब्लिक फोल्डर में, ये index.js में जो रूट था, हमारा एप्लीकेशन का सारा डेटा, जो भी ये
कंपोनेंट है वो सारा रूट डायरेक्टरी में डिस्प्ले करवा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। इंडेक्स जेएस में यही हो रहा है। अगर कोई भी राउटिंग का रहता है तो वो हम इंडेक्स जेएस में ही करते हैं। यहाँ पे ऐप कंपोनेंट ऐड किया हुआ है। ऐप कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ था। pm स्टार्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर। रिएक्ट में हम लोग मेनली क्लास बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कितनों को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? उप्स का नॉलेज कितने को है? हेलो, उप्स का नॉलेज किसी को है यहाँ पे? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका, जैसे क्लास कैसे बनाते हैं या कैसे रेंडर होता है क्लास का, क्लास कंपोनेंट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसको। ये ऐप जेएस जो है वो एक कंपोनेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, रिएक्ट कंपोनेंट और क्लास ऐप। यहाँ कुछ भी नाम सकते हैं, जो कंपोनेंट का नाम रहेगा वही कंपोनेंट का नाम वहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें पहला कैपिटल कैप्स लिखते हैं क्योंकि ये क्लास है, क्लास को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको ऐप। यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कस्टम, जैसे हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे ऐड क्लास ऐड एक्सटेंड कंपोनेंट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप ही ऐड रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी इस रिटर्न, इसमें एक रेंडर फंक्शन होता है, रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न होता है। इस रिटर्न के अंदर हम जो भी HTML का टैग लिखेंगे वो हमारा डिस्प्ले होगा तुम्हारा ब्राउजर में। ओके, इस ब्राउजर में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप में, ऐप रेंडर फंक्शन में जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। इसमें अभी एक हेडर फंक्शन है, मतलब हेडर टैग है। हेडर टैग के अंदर एक लोगो है, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा लोगो। ये जो लोगो है वो लोगो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, एडिट srcf। ये तो सिंपल पैराग्राफ टैग में ये ऐड किया हुआ है। और ये है एक लिंक है जो react.js.org को करती है। इसको हम अभी हटा दे रहे हैं, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारा चीज हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। सेव होने के बाद ये ऑटोमेटिक कंपाइलिंग होने लगेगा। कंपाइल होने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, हमें रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग लिखेंगे HTML में वो हमारा ब्राउजर में शो करेगा, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकता है। ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है पेज का। इसमें वही क्लास कंपोनेंट से ही हम लोग यूज करते हैं। ये क्लास नेम हुआ जो एक्सटेंड करे रिएक्ट कंपोनेंट से, जो हमारे को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है रिएक्ट को यूज करने का हमारे इस क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। और बाकी सब तुम्हारा HTML जावास्क्रिप्ट का कोड ही रहता है। मेनली रिएक्ट का यूज करते हैं हम लोग, वो मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन ये बेसिक्स है। इतने में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ,
किसी को कुछ नहीं पूछने क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो एडिशन ऑफ टू नंबर का है। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर हम लोग करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग को फ्रंट एंड देखना पड़ेगा। फ्रंट एंड में अभी हमारा कुछ नहीं है, हमारा फ्रंट एंड में हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो इनपुट बॉक्स चाहिए जिसमें हम नंबर टाइप करेंगे, और ऐड बटन, एक बटन चाहिए जिससे ऐड करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले होगा। बस ये सिंपल प्रोग्राम है। तो मैं करके दिखाता हूँ तो तुम लोग को कुछ क्लियर होगा। कुछ ऐप डॉट, ठीक है, HTML सबको पता है ना। इनपुट Yes, टाइप, sir. हाँ, टाइप टेक्स्ट या नंबर। ये दूसरा, और एक हमें बटन चाहिए सिंपली ऐड करने के लिए। ऐड बटन, यहाँ दो इनपुट बॉक्स दिख रहा है और एक ऐड बटन दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो ये कुछ होगा ना, क्योंकि इसके लिए हमें फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये के कुछ कुछ जैसे ऑन क्लिक हमारा HTML में होता था, वैसे ही सेम यहाँ पे ऑन क्लिक है, बस लिखने का ढंग अलग है। तो यहाँ ऑन क्लिक में हम लोग लिखेंगे जैसे ऐड, ऐड हैंडलर, ये कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐड हैंडलर। और ये फंक्शनैलिटी हम लोग यहाँ पे एज अ फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे। ECMAScript 6 सभी ने पढ़ा है कि नहीं? ECMAScript 6 किसी को पता है क्या एरो फंक्शन क्या होता है, या फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है क्या? अच्छा, पहले बताओ तुम लोग का बैकग्राउंड क्या है, मतलब कौन से बैकग्राउंड से हो तुम लोग सब? CSE। CSE में तुम लोग HTML पढ़े हो? यस सर। और जावास्क्रिप्ट? हाँ। हाँ, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यूज किया। हाँ, तो सिंपल वही एरो फंक्शन पढ़ा है किसी ने? वो नया यस सर। कॉन्सेप्ट है ECMAScript 6 जावास्क्रिप्ट में। में हाँ, अभी जावास्क्रिप्ट जो, में एरो फंक्शन यूज किया। हाँ हाँ, तो वही एरो फंक्शन ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो थोड़ा इंटरेक्टिव करो, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमें सिंपल ये दो जो इनपुट बॉक्स है, इसमें से जो नंबर हमें आता है उसको ऐड करना है, और यहाँ पे कहीं पे रिजल्ट शो करेंगे हम लोग। ओके, ये सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे हम लोग ऐड हैंडलर रखते हैं, इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी इस दो इनपुट बॉक्स में जो भी नंबर लिख रहे हैं वो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा हमें ऐड करने के लिए। ठीक है, अभी तो स्टोर नहीं हो रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल ऑन चेंज लिखते हैं। ये सिंपल HTML है, ये सबको पता होना चाहिए, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन चेंज से क्या होता है। ऑन चेंज मतलब ये ऑन चेंज में एक फंक्शन कॉल होता है। अगर इस इनपुट बॉक्स में कोई भी नंबर चेंज होता है तो एक फंक्शन कॉल होता है जो यहाँ पे हम लोग करेंगे।
ठीक है, या स्टोर कर सकते हैं उस वैल्यू को या कुछ भी, ठीक है। ऑन चेंज में हम लोग इसको एक वेरिएबल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट में एक स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक वेरिएबल है, जो भी हम लोग चेंज करेंगे उसको एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और उस स्टेट वेरिएबल का यूज हम लोग इस पेज में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ ग्लोबल, इस पेज के लिए वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम इस ऐप जो जेएस को छोड़ के किसी दूसरे पेज में जाकर अगर यूज करेंगे, चाहेंगे उस वेरिएबल को यूज करना, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। वो स्टेट वेरिएबल के इस पेज के लिए ही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट करने के लिए एक कमांड है, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमेशा वो ऑब्जेक्ट लेता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर का नाम, जैसे हम लोग इसमें वेरिएबल का नाम, इसमें लोग नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर अंडरस्कोर 1, और ये सी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ई पास कर देंगे तो ई से मिल जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी पहले जो सिंपल HTML में इनपुट वैल्यू का कैसे गेट करते थे, इस इनपुट का वैल्यू, तो हम लोग इसको एक आईडी देते थे पहले, जैसे कोई भी आईडी देते हैं, आईडी इक्वल टू नंबर इनपुट 1, और हम लोग करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट 1 डॉट वैल्यू। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू रहता था वो हमें मिल जाता था। तो रिएक्ट में सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको ये गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल एक सेट स्टेट में इसका जो वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसको हम लोग नंबर 1 वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं, जो एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। सेम चीज हम लोग करेंगे इसके लिए भी, सेकंड इनपुट बॉक्स के लिए भी इसका नाम चेंज कर देंगे कि नंबर 2, ठीक है। अब ये दो तो सेव हो रहा है, क्या हुआ, कंपाइल विद प्रॉब्लम मॉड्यूल बिल्ड फील्ड, ऐड हैंडलर, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, अभी कंसोल डाल देता हूँ। अभी ये रख रहा है, चलिए एक सेकंड। ठीक है, तो अब हमारा नंबर, इन दोनों वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लिए नंबर 1 और नंबर 2 में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे अगर देखना चाहो कंसोल में, हम लोग देख सकते हैं console.log is dot state dot number underscore 1। कंसोल पता है ना, कंसोल हम लोग यूज करते हैं बहुत कॉमन हम लोग देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग F12 दाबेंगे कोई इस ब्राउजर में, तो यहाँ पे एक डेवलपर मेनू खुल जाता है। यहाँ पे कंसोल में जाके अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे जैसे 12 लिख के
इसके क्लिक पे हम लोग ने कंसोल डाला है, ठीक है। ऐड के क्लिक पे, ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये 12। उसी तरह अगर हम लोग को देखना है नंबर 2 भी सेव हो रहा है कि नहीं, दूसरा कंसोल डालेंगे, यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, ठीक है। ऐड करेंगे तो अभी केवल वो डिस्प्ले कर रहे, नंबर 1 में 12 है और नंबर 2 में 14 है। हम लोग को यही दो वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। ये तो सिंपल, बताओ कोई कैसे करेंगे। हमारा वैल्यू आ रहा है दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर 1। ये एक वेरिएबल को ऐड करना है किससे, से। इसको सेव करता है हमें, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एट सम। यहाँ पे हम लोग ये जो स्टेट का पहला वेरिएबल था जिसमें ये इसका वैल्यू सेव था, स्टेट नंबर 1 को नंबर 2 से ऐड करके इस वेरिएबल में सेव कर लिए। अगर हम कंसोल करेंगे सम को, ठीक है, इस सम को हम लोग अगर कंसोल करेंगे तो हमें टोटल नंबर आना चाहिए, 12 प्लस 14 ऐड करेंगे तो, अच्छा ये कौन कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को अगर ऐड करते तो वो कौन कनेक्ट कर जाता है, मतलब वो दोनों एक के बाद एक ऐड हो जाता है। तो इसको पहले हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है मैथ नंबर NUMBR। इसमें जो भी स्टोर है नंबर 1 में उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सेम हम लोग को इसको भी नंबर 2 को भी कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग में सेव होता है, स्ट्रिंग को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे तो अभी हम लोग का रिजल्ट सही आएगा। अभी ऐड किए तो 26 आए, 20 कर देंगे तो अभी 34, तो अभी सही है हमारा। अभी हमें इस रिजल्ट को शो करना है, इस सम को तो कहीं तो शो करेंगे, अभी तो हम कंसोल में हर समय नहीं देख सकते ना। हमें यहाँ पे कहीं पे शो करना होता है, उसके लिए ठीक है, बटन के नीचे हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं रिजल्ट और हमें इस सम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे ये सम ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसको अगर हम स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट करते तो यहाँ पे भी हमें वो सम एक्सेसिबल होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल इसको एक स्टोर कर देते हैं स्टेट वेरिएबल में, दिस डॉट स्टेट सम को स्टोर कर देंगे, या इसको रिजल्ट लिख देते हैं। तो इस रिजल्ट जो स्टेट वेरिएबल है उसको, उसमें हम ये सम का वैल्यू डाल रही है, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, इस डॉट स्टेट डॉट रिजल्ट। तो हम लोग थोड़ा H4 के अंदर रखेंगे तो दिखाई देगा थोड़ा।
ठीक है। टेस्ट कुछ तो एरर है, देखो। And now property bind result. अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिजल्ट को हमने पहले डिफाइन नहीं किया है और हम लोग ने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एट हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं रिजल्ट 0। अब हमारा भी यहाँ शो होगा जो भी है 15 + 15। ठीक है। चेंज करेंगे तो हमारा सेम वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ये था सिंपल, ये सिंपल प्रोग्राम में आया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बोलो, पूछ सकता है। इसमें किसी को परेशानी है? तो ठीक है। ये सिंपल एप्लीकेशन था। हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन लोड करते हैं कंप्यूटर पे। तो उसके लिए हमें नोड का ज़रूरत होता है npm मैनेजर के लिए। ठीक है। इस कमांड से हमारा न्यू रिएक्ट ऐप क्रिएट होता है। ठीक है। और ये ऐप को स्टार्ट करने के लिए सिंपल हम लोग npm स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सिंपल एप्लीकेशन हम लोग ने बनाया अभी, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ये तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सेम। तो मैं ये कोड सेव करके तुम्हें दे दूंगा गिट में। तो तुम लोग इसको डाउनलोड करके रन कर सकते हो और इसमें ही मॉडिफाई करके तुम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है। इसमें किसी को परेशानी है तो बोल सकते हैं। ये सिंपल कोड तो बहुत सारा तुम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट से भी बनाए होंगे। हेलो। यस सर। हाँ,
तो सिंपल ही है, केवल इसमें हम लोग रिएक्ट से थोड़ा फीचर अलग हो जाता है, क्योंकि मतलब वो इंटरेक्शन अलग हो जाता है। जैसे इनपुट फील्ड का कैसे हम लोग इनपुट फील्ड का वेरिएबल को सेव किए है, वो थोड़ा अलग है रिएक्ट में। और यहाँ पे यू ऑन क्लिक पे कैसे हम लोग अपने फंक्शन ही कॉल करते थे, तो फंक्शन कॉल करने का मेथड थोड़ा अलग है। ये सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा रिएक्ट के हिसाब से तो ये पहला फर्स्ट प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छा है सीखने के लिए। तो इसी में तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन और वो। तो ये कोड पे भेज दूंगा, तो तुम लोग डाउनलोड करके सबसे पहले अपने तुम लोग को नोट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नोट तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं नोट जे। प्रीतेश, वो जो डिपेंडेंसीज है ना, तो हाँ, सारा डिपेंडेंसी तो मेंशन कर देना, ठीक है, वहाँ पे कि और क्या क्या। डिपेंडेंसी मेंशन है सर, वो लोग ओ केवल अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। वो डाउनलोड करेंगे और नोड npm स्टार्ट कर देंगे तो वो लोग का कोड रन हो जाएगा, अगर अच्छा, नोड for इंस्टॉल है तो। all your information, this is basically JavaScript program. Okay, हाँ these are all JavaScript program, and React is nothing but a JavaScript program. This JavaScript will be running in front end, means in the browser. The Google Chrome, actually, the Chrome runs in a engine called V8 engine. Okay, so all of the code will run under Google Chrome or in any browser their own engine, JavaScript engine. So these are basically client end. Now to run a client program, you need a server program, right? Unless and until it's an HTML file, it's a HTML file. So the server program actually Pritesh has shown you how to create a node server. So node server is a server program. So that runs in the server, and your React program will be running in the client. So same programming language, JavaScript, that is being used in two places, in client end programming and server end programming. Okay, so that is the new trend. Earlier, JavaScript we used to write JavaScript in the front end. In back end, we used to write in .NET, PHP, Java, Python, C++, or any other languages, modern languages. But nowadays, JavaScript is being written in the server side as well. So that is called Node.js. And when it is being used in the client side, it's a JavaScript. And React is a framework. So that is basic. So you all have to accustom with the JavaScript programming actually. Okay. So Pritesh, और कुछ है pending आज? हाँ सर, कवर हो गया पूरा ना? आज, हाँ आज के लिए इतना ठीक है। तो और वो लोग, ये एक गूगल इसमें अपलोड करके लिंक मुझे शेयर कर दो. आई विल हाँ हाँ I will ठीक है, be मैं वो, sharing with them actually. Or for all of you, you just download this particular program as described by Pitten, and you try to run at your own system actually. अब जो भी लैपटॉप वगैरह whatever you have, you just run it and see the result. And once you will see the result, then see the folder structure as Pritesh explained how the folder structure is being formed actually and which file does what. Except node modules. Modules are not for you. Node modules is for node programs, that is system program you can say. So you, apart from node modules in the SRC folder, you see what are the stuff are there. Okay. Then you get accustomed it, then we'll be having the next session. So if you complete this by tomorrow, then I think Friday we can have the another session. Okay. So we want to cover React in 5 to 6 sessions, and you will have ample idea about front-end programming, how modern applications are being built using React.js, and it is very fast. It is very fast compared to any traditional HTML method of showing front-end applications. React applications are very fast and very efficient. So that's it from today's session. So Pritesh will share the link. I will be sharing it the same with you. You please download it and compile it in local machine and see all these things. And once you please confirm it in the group, actually chat group. If you face any difficulties, okay. I am providing Pritesh phone number here in the group. Okay. Pritesh number बताओ ना अपने 88. हाँ 880, मैं यहाँ पे चैट में लिख दे रहा हूँ सर। एक मिनट मैं देख मेरे पास तो चैट
88063. हाँ 88063. मैंने चैट में दे दिया है हाँ नंबर। नहीं, और आई थिंक जो भी एडमिन है आप लोग ऐड कर दो इनको, ठीक है? यू जस्ट ऐड प्रीतेश इन दिस ग्रुप 8806231570. You please add Pritesh in the group so that he will be also part of the discussion. और Pritesh यहाँ पे शेयर कर, इस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा the link and download. If you face any difficulties, you please mention it in this group. And once your compilation is done and you are able to successfully run this program in your system, then we will start the next session. Okay. So like that, 5 to 6 sessions, you will have good idea about the React.js, and you can do application or build application at your own actually. And then we will be working on Node.js, the server part of it. We are writing the client part, the HTML part or the front end part. We will be writing the backend part, and then the database part, and then I think cloud. So thank you all, basically, and just add him. Who is the admin? Just add Pritesh in this group and have the conversation and update us once this is done, and we will have the next session. Try to complete it by tomorrow so that Friday we will have the session. Okay. Okay. ओके।